तो ब्रजेश जी, आप सहमत हैं, शक्तियां हैं और इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग की भूमिका को ही हमको देखना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस मामले में कोई पहल करने की जरूरत है? उनको भी अपने ऊपर एक जो है कम से कम अंकुश लगाने के बारे में पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे एक पाबंदी लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये लगाया है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन जब भी चलाए तो उसको रियलिस्टिक बनाए, इसको प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल बनाए। और ये रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक और फ्लेक्सिबल कैसे बनता है? बनेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ जो कोऑपरेट करेंगे। अब देखेंगे कि पिछली दफा जो है वरुण गांधी जी एक कोई बयान दिए थे इन यूपी 2009 के टाइम में, तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को एक कंडीशन लगाए कि भाई उनको आप कैंडिडेट मत बनाइए, अब टाइम है, कैंडिडेट बदलवा दीजिए। तो इलेक्शन बीजेपी ने क्या किए, उसको डिफाई कर दिए। अब विजय गोयल साहब बोल रहे हैं कि नहीं हम पॉलिटिकल पार्टीज को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनका क्या रवैया रहा है? अब देखेंगे उनका लीडर जो है श्रीमान नरेंद्र मोदी, जब से ये नेशनल पॉलिटिक्स में उतरे हैं, अब देखेंगे कि जो स्तर है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर है, वो एकदम गटर में चला गया है। विजय जी, आप सहमत हैं? ब्रजेश जी साहब कह रहे हैं कि जो स्तर है वो आपकी पार्टी ने, जो चुनावी बहस का स्तर है वो आपकी पार्टी ने गिरा दिया और उसी के कारण इतनी हेट स्पीचेस हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है वो है, जो एक्शन बीजेपी कर रही है उसका रिएक्शन हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं हमारी बड़ी गंभीर चर्चा चल रही थी, किंतु ब्रजेश जी ने उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो 12 साल से मोदी साहब के पीछे पड़े हैं, पर पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है। मैं उस स्टेटमेंट पे जाता हूं जिससे फायदा होगा। वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जितने भी लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के चुने जाएंगे उन सब के केसेस हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल देंगे जी, ताकि जो आपराधिक जिनके चरित्र हैं, ताकि जो साफ सुथरे होंगे वो बाहर निकल आएंगे और जो दागी लोग हैं वो जेल चले जाएंगे। इसी तरीके से इनको याद करा दीजिए आप, सबसे पहले सोनिया गांधी बोली थी मौत के सौदागर, हमने तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखी नहीं। अभी बेटा उल्लू उल्लू कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो किया नहीं। तो मैं समझता था टीवी के ऊपर डिबेट का हम स्तर वो रखेंगे, किंतु ब्रजेश जी ने टीवी के ऊपर भी अभी डिबेट के स्तर को इंडिविजुअल बनाकर ये कर दिया। किंतु सवाल यह है, आज पॉलिटिकल पार्टीज का ये मॉरल ग्राउंड होना चाहिए कि वो अपने साथ बहुत खराब भाषा को इस्तेमाल नहीं करें। कई बार हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, उसको गलत समझा जाता है जी। और मैंने जैसे पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कम से कम आज एक मैसेज देने का काम किया है जी। मुझे नहीं मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी पावर है, किंतु मैंने तो आज तक किसी का भी नॉमिनेशन कैंसिल होते हुए नहीं देखा जी कि भाई ये अगर आपने ये गलत स्टेटमेंट दी। दूसरी बात यह है, इलेक्शन कमीशन के पास भी जज करने का कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि किसकी स्टेटमेंट को किस लेवल तक का समझा जाए ताकि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिक पावर लेने की जरूरत है, एक लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत है। बिल्कुल। मैं विजय जी आपके पास एक आखिरी कमेंट के लिए जल्दी से आना चाहूंगा। आपने शुरू में कहा चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे कदम उठाए और उसका असर पड़ा, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पैसे का चलन चुनाव में बहुत हद तक जो है साफ तौर पर बढ़ता दिख रहा है। मेरा यह कहना है कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव के अंदर पैसे का गलत इस्तेमाल होता है और सबसे बड़ी बात यह, चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो कि बात ठीक नहीं है। और इसी के लिए समय समय पर अडवाणी जी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की थी कि भाई स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी चेक लगाए हैं और मैं समझता हूं घर घर में उनके लोग अकाउंट्स की बुक लिए घूम रहे हैं उम्मीदवारों के पीछे कि किसने कितना खर्च किया है जी। पर उसके बाद भी मुझे यह मानने में कोई एतराज नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी चुनाव में पैसे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रही हैं। पर एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं, खाली पैसे से भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे बड़े उदाहरण मिलेंगे कि भाई खाली पैसे से चुनाव जीता नहीं जा सकता है। जाहिर तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे कानून बनाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये खर्चा होगा, और ये भी अच्छा किया है कि उन्होंने खर्च की लिमिट बढ़ाकर 70 लाख तक लोकसभा चुनाव के अंदर कर दी है, जो काफी रियलिस्टिक है। हाँ। पर फिर भी अभी और सुधार करने की जरूरत है, जिसमें मैंने आपको एक बताया है कि काफी समय से इस बात के ऊपर बहस चल रही है कि चुनाव के अंदर स्टेट फंडिंग इसके अंदर की जानी चाहिए जी। ब्रजेश कलप्पा जी, स्टेट फंडिंग की बात है, फिर हम इस तरह की जब भी बहस करते हैं मामला कुल मिलाकर जो है स्टेट फंडिंग पर आ जाता है, चुनाव सुधार की तरफ आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़कर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखती।
जी, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आगे आकर के कुछ ठोस कदम वो खुद ले और इसमें जो है आम सहमति बन करके अगर मामला आगे जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन का भी इसमें बहुत आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात तो शुरू कर लें, लेकिन ये हॉस्टिलिटी जितना आप देख रहे हैं तो इस हॉस्टिलिटी के जो दौरान ये बात कराना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन चुनाव के बाद जो है इसका जो मेरे ख्याल से थोड़ा ईजन आउट हो जाएगा और मेरे ख्याल से बातचीत हो सकती है। चलिए, चुनाव के बाद अगर जब माहौल ठंडा हो, इतना गरमाया ना हो, तो शायद सब पार्टियां मिल बैठ के इस बारे में सोचें और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। सुभाष जी, आपसे आखिरी बात, ये जो पूरा जब हम चुनावी जो मामले दर्ज होते हैं, जो हमने आरटीए से तमाम आंकड़े हमने आज दिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि भाई 1 साल में ऐसे मामले निपटा दिए जो चुनावी धांधलियों के मामले होते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर एक मामला 20-20 साल तक लटका रहे, 5 साल 10 साल तो छोटी बात है, तो कैसे देखेंगे इसको, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि इस मामले में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जस्टिस सुधार और न्यायिक सुधार दोनों मिले हुए हैं। दूसरा, जो ब्रजेश जी ने एक बार इशारा किया था अभी, बहुत हमें सिस्टमिक सुधारों की जरूरत है। बिल्कुल। चुनावों में इतना पैसा खर्च ही क्यों होता है? क्या ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए कि इतने पैसे की जरूरत ही ना हो? ऐसी व्यवस्था हो। जैसे मिजोरम में कहते हैं बहुत कम खर्च होता है, तो मिजोरम मॉडल पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? स्टेट फंडिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो जाती हैं कि जो पैसा और है वो तो है ही, सरकार का और ले लो। तो वो स्टेट फंडिंग कैश में मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। पहले खर्चा कम हो। दूसरी बात यह है कि इतना खर्चा क्यों होता है, उसके पीछे एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। आपका प्रोग्राम है जनता को जानकारी देने के लिए, तो क्या जनता को ये मालूम है कि हमारे देश में कितनी पार्टियां इलेक्शन लड़ सकती हैं? 1400 से ज्यादा 1400 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब वो सब इलेक्शन लड़ सकती हैं। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई कानून नहीं है, इस पर से कानून नहीं है। जी, लार्जर सुधारों की जो आप बात कर रहे हैं वो कुल मिला के मसला है कि एक बड़े सुधारों की तरफ हमें दूसरे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर समय है आपके पास, कि हमारी जो निर्वाचन व्यवस्था है उसका नतीजा यह है कि अभी जो आउटगोइंग लोकसभा है उसमें 80% मेंबर सभी पार्टियों के ऐसे हैं जिनके विरोध में अधिक मत पड़े, पक्ष में कम पड़े। बिल्कुल, ये भी एक मसला है। 2 बहुत अच्छी बातें जो हैं हलप्पा साहब ने, ब्रजेश जी ने कही और साथ साथ बीजेपी के विजय जी ने कही, और विजय गोयल जी ने कहा कि बहस का स्तर ना गिराएं। और ब्रजेश जी ने जो एक अच्छी बात कही वो ये कही कि कम से कम चुनाव के बाद जब माहौल थोड़ा सा ये जो गर्मी है निकल जाए तो बैठ के पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि सिस्टम को हम किस तरह का स्वरूप देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। चलते चलते नजर डाल लेते हैं आरटीए इस हफ्ते पर। इस बीच आरटीए को लेकर देश भर में जो होता रहा हमारे संवाददाता समेट के ला रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, जहां पर आज भी लगभग 31,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 2006 से मामला वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। लगभग 2006 में 6 से 7,000 मामले वहां पर रजिस्टर किए गए थे, लेकिन 4,074 मामले का वहां पर निस्तारण हुआ और वहां लगभग 2 से 2,500 मामले 2006 से पेंडिंग है। 2006 से लेकर के 2012-13 तक आते आते लगभग 31,000 मामले पेंडिंग है। आखिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो 2006 के जो मामले हैं उसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उसी तरह देश भर के जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो भी आरटीआई डालकर चुनाव और इलेक्शन से जुड़ी जानकारी निकालकर जनता तक लेके जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है महाराष्ट्र के शहर पुणे से। वहाँ के जो आरटीआई कार्यकर्ता है विजय कुंभकर की आरटीआई से पता चला है कि पुणे शहर की जो आबादी है वो 65 लाख है। इसके साथ ही 4.5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। वैसे हालांकि जो निर्वाचन आयोग वो समय समय पर कैंप लगाता रहता है, लेकिन ये जो लापरवाही है साफ पता चलता है कि निर्वाचन अधिकारियों के साथ जो उनकी मदद करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही साफ नजर आती है
जबकि 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है उसमें या तो उनका नाम गलत है, या तो पता गलत है, या फिर किसी के वोटर आईडी कार्ड में उसकी जगह पर दूसरे का चेहरा लगा हुआ है। 100 दिन के रोजगार के बजाय मिलता है 30 से 40 दिन का रोजगार। खबर नागालैंड के दीमापुर गांव से है। यहाँ पर एक सर्वे डॉक्टर मुरु ने किया है, जिसके तहत पता चला है कि राज्य सरकार का ये जो गांव है, यहाँ पर करीब 75% जो पैसा है वो करप्शन में चला जाता है। सिर्फ 25% पैसा ही लोगों को रोजगार और विकास के काम में लगता है। यानी सीधे सीधे जो केंद्र सरकार से पैसा जाता है उसका यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। पता चला है कि पिछले कई सालों में केंद्र सरकार ने यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए दिया है, जबकि राज्य सरकार को ये भी पैसा कम लगता है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो रोजगार देने की बात है, जो लोगों को सहूलियत देने की बात है, वो पैसा सही तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मशहूर पत्रिका तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल, जो अपने ही सहकर्मी के साथ दुष्कर्म के मामले में गोवा जेल में बंद हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके गोवा पुलिस से सूचना मांगे हैं। अब अधिकारी ये साक्ष्य जुटाने में, ये जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, ये जांच कर रहे हैं कि क्या जो तरुण तेजपाल जो सूचना मांगे हैं उन्हें आरटीआई के तहत ये सूचनाएं दी जा सकती है भी या नहीं। खबर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से है। यहाँ पर राज्य सरकार ने जो फ़ोन सर्विलेंस पे लगे हैं उनके रिकॉर्ड्स देने से इनकार किया है। इस पूरे मामले पे एक आरटीआई लगी थी। आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं वहाँ पे एडवोकेट हैं विश्वप्रिया कानूनगो, जिन्होंने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी थी कि यहाँ पर राज्य सरकार ने आखिर कितने फ़ोनों को सर्विलेंस पे रिकॉर्ड के लिए डाला है। और उन्होंने जब उनको जानकारी ये नहीं मिली, हालांकि प्रथम अपील तक वो गए लेकिन उनको जानकारी नहीं मिली, जिसके तहत कानूनगो काफ़ी निराश हैं। उनका आरोप है कि जो आर्टिकल 21 है, इसके तहत अगर कोई लाइफ एंड लिबर्टी के इस तरह के मामलों को रिकॉर्ड करता है तो उसका जो इसके खिलाफ है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह आरटीआई के तहत कोई भी जानकारी जो गोपनीय है वो नहीं दे सकते। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप भेज सकते हैं। हमारा पता, हमारा ईमेल आईडी और हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसका पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।